मिर्ची भजिया वाले और समोसे वाले की लड़ाई। कोटलपुर नाम के गांव में श्याम नाम का पकौड़े वाला रहता था। वह पूरे शहर में मशहूर था और बहुत स्वादिष्ट पकौड़े बनाता था। उसके ठेले पे लोग दूर दूर से पकौड़े खाने आते थे। रमन नाम का समोसे वाला उससे बहुत जलता था। श्याम का धंधा तो बढ़ता ही जा रहा है, मेरे समोसे कोई नहीं खाता, क्यों ना मैं श्याम के पास ही अपना ठेला लगा लूं ताकि उसके ग्राहक मेरे ठेले पे भी आ जाएं। रमन ने ऐसा ही किया और अपना ठेला श्याम के ठेले के साथ लगा दिया। श्याम को ये देखकर बहुत गुस्सा आ गया। रमन, तू यहाँ क्यों आया है? अपनी जगह पर वापस जा। क्यों जाऊं? मेरा ठेला, मेरी मर्जी, और वैसे भी यह जगह ना तेरी है ना मेरी, यह तो सरकारी है। श्याम को यह सुन गुस्सा आ गया और दोनों एक दूसरे से दुश्मनी करने लगे। एक दिन एक ग्राहक वहाँ पर आया। भाई, एक समोसा देना। अरे इधर आओ, समोसे से ज्यादा पकौड़े अच्छे होते हैं, ये लीजिए पकौड़ा। नहीं नहीं, आप समोसे ही लीजिए, ताजा है। नहीं नहीं, यहाँ आइए, मैं आपको मुफ्त में एक और पकौड़ा देने को तैयार हूँ। दोनों की लड़ाई सुनकर ग्राहक परेशान हो जाता है। अरे तुम दोनों आपस में लड़ते रहो, मुझे किसी से कुछ नहीं खरीदना। श्याम और रमन की आपस की दुश्मनी देख ग्राहक गुस्सा होकर चले जाते हैं और किसी की भी बिक्री नहीं होती। काफी दिन ऐसे ही चलता रहता है। यह देख एक दिन रमन का बेटा कहता है, पिताजी पिताजी, आजकल आपके समोसे बिकते नहीं हैं। आपकी और श्याम पकौड़े वाले की लड़ाई में आप दोनों का ही नुकसान हो रहा है, क्यों ना आप दोनों बैठकर आपस में बात कीजिए। अपने बेटे की बात सुन रमन ने श्याम के पास जाकर इस बारे में बात की। अरे श्याम भाई, अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे तो दोनों का धंधा बंद हो जाएगा। और रमन, मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्यों ना हम मिलकर काम करें। और अगले ही दिन दोनों ने अपने दोनों ठेलों को साथ लगाकर उस पे लिखा, रमन समोसा और श्याम पकौड़े वाले की दुकान। इस तरह दोनों ने मिलजुल कर काम करना शुरू किया। अब ग्राहक भी खुश और वो दोनों भी खुश। पानी पूरी वाला की सफलता। विजय गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। विजय की बहन शहर में रहती थी। उसका पति शहर में एक दुकान में नौकरी करता था। विजय की पढ़ाई पूरे होने के बाद उसके पिता ने कहा, बेटा विजय, तुम घर में बैठे रहते हो, कोई काम धंधा क्यों नहीं ढूंढते? पिताजी, मैं गांव में क्या करूं? जमीन का काम आप देख लेते हैं। मैं सोच रहा हूं शहर में दीदी के पास चला जाऊं, वहां कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगा। विजय के पिता कहते हैं, ठीक है बेटा, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना, अपनी बहन के घर अधिक दिन मेहमान बनकर मत रहना, जल्द ही कोई काम ढूंढ लेना। जी पिताजी, मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगा। अगले ही दिन विजय अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर शहर चला जाता है। अरे विजय, तुम कैसे हो? कैसे आना हुआ? घर में सब कैसे हैं? हाँ दीदी, घर में सब ठीक है। मैं शहर काम की तलाश में आया हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं आज ही तुम्हारे जीजा जी से बात करती हूँ, तुम्हें कहीं काम पर लगवा देती हूँ। विजय के जीजा विजय को अपने ही साथ नौकरी पर रखवा लेते हैं। अगले ही दिन से विजय अपने जीजा के साथ काम पर जाने लगता है। विजय अपना काम बहुत ही लगन और ईमानदारी से करता है। लेकिन विजय को उदास देख उसके जीजा विजय से पूछते हैं, क्या बात है विजय, तुम्हारा नौकरी में मन नहीं लग रहा क्या? नहीं जीजा जी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं कोई अपना काम करने की सोच रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, सोचो सोचो, जब कुछ मन में आए तो मुझे बता देना। एक दिन विजय देखता है कि बाजार में चाट पापड़ी, छोला भटूरा, पकौड़ा, समोसा सभी चीजों की दुकानें थी, लेकिन कमी थी तो सिर्फ पानी पूरी की दुकान की। यह देखकर विजय अपने जीजा से कहता है, जीजा जी, मैं सोच रहा हूँ बाजार में पानी पूरी का ठेला लगा लूं। हाँ विजय, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन बनाएगा कौन? जीजा जी, मुझे पानी पूरी बनानी आती है। विजय अपनी दीदी और जीजा जी की मदद से 1-2 दिन में बाजार में पानी पूरी का ठेला लगा लेता है। विजय पानी पूरी बेचते हुए स्वाद के साथ साथ सफाई का भी पूरा ध्यान रखता है। उसकी बनाई पानी पूरी सभी को अच्छी लगती है। अरे भैया, जरा एक प्लेट गोलगप्पे तो खिलाओ। कितना साफ सुथरा स्टॉल है इसका। हाँ, तभी तो मन किया यहीं खा लेते हैं गोलगप्पे। अरे वाह भैया, मजा आ गया गोलगप्पे खाकर। 1 प्लेट दे दो और 2 प्लेट पैक कर दो। धन्यवाद मैडम, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को स्वादिष्ट, स्वच्छ और स्वस्थ पानी पूरी खिला सकूं।
इस तरह विजय मेहनत, लगन और ईमानदारी से पानी पूरी का काम करता है और एक दिन उसी बाजार में एक दुकान खरीद लेता है और विजय पानी पूरी वाला के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। पकौड़े वाला। गोपालपुर गांव में शंभू नाम का एक पकौड़े वाला था। वह बहुत ही स्वादिष्ट पकौड़े बनाता था। उसकी दुकान बहुत प्रसिद्ध थी। दूर दूर से पकौड़े खाने लोग शंभू की दुकान पर आते। शंभू की दुकान बहुत पुरानी हो चुकी थी। वह उसकी मरम्मत कराना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। दुकान तो बहुत पुरानी हो गई है सुधा, बरसात का पानी भी अंदर आ रहा है। इसकी मरम्मत बहुत जरूरी है, नहीं तो ठेला लगाना पड़ेगा। आप चिंता छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। शंभू एक दिन पकौड़े तल रहा था। तभी उसकी दुकान पर दो आदमी आए और पकौड़े उठाकर खाने लगे। अरे 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 भाई, ये क्या कर रहे हो? कितने पकौड़े चाहिए मुझे बताओ, यूं बिना पूछे मत खाओ। चुपचाप अपना काम करो, समझे? हम जैसे चाहे वैसे खाएंगे। उन्होंने पेट भर पकौड़े खाए और बिना पैसे दिए चले गए। ये क्या तरीका है, बिना पैसे दिए चले गए, पकौड़े भी खा गए। अब हर रोज ऐसा ही होने लगा। दोनों बदमाश शंभू की दुकान पर आते, पेट भर पकौड़े खाते और चले जाते। शंभू को बहुत नुकसान हो रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इन बदमाशों से अपनी जान छुड़ाई जाए। दोनों बदमाश पूरे गांव में बदनाम हो चुके थे। वे हर किसी दुकान पर जाते, बिना पैसे दिए डरा धमकाकर सामान उठा लेते। एक दिन दोनों उस गांव के जमींदार के यहाँ गए। जमींदार को डरा धमकाकर उन्होंने उसकी तिजोरी खाली कर दी और वहां से चले गए। जमींदार परेशान हो गया और उसने खुलेआम घूम रहे इन चोरों को पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम रखा। पूरे गांव में यह बात फैल गई और अब शंभू ने भी इस बात को सुना। सुनती हो, जमींदार ने 50,000 का इनाम रखा है दोनों बदमाशों पर, जो हर रोज हमारी दुकान पर आते हैं। हमें कुछ करना चाहिए। आप ठीक कहते हैं, क्यों ना हम पकौड़ों में नींद की दवा डाल दें? दोनों यहीं सो जाएंगे और हम जमींदार को उसे सौंपकर पैसे ले लेंगे। अगले दिन ऐसा ही हुआ। बदमाश शंभू की दुकान पर आए और हमेशा की तरह अपनी मर्जी से पकौड़े उठाकर खाने लगे। शंभू ने पहले से ही पकौड़ों में नींद की दवा डाल दी थी। दोनों बदमाशों ने पकौड़े खाए और बेहोश हो गए। जमींदार ने उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और पूरे गांव को बदमाशों से छुटकारा मिल गया। जमींदार को उसका पैसा मिल गया और शंभू को 50,000 रुपए का इनाम, जिससे उसने अपनी दुकान की मरम्मत कराई और खुशी खुशी रहने लगा। तोप की पानीपुरी चैलेंज। कैनन पानीपुरी। झांसी करके एक गांव में श्याम और राधा करके दो पति पत्नी थे। वो दोनों बहुत गरीब थे। श्याम मार्केट के एक शॉप में बोरियां उठाने की काम करता था और राधा घरों में बर्तन और साफ सफाई का काम करती थी। एक दिन दोनों अपना काम करके थके हुए घर आए थे। अजी, अब ये काम वाली काम मुझसे नहीं होगा। आज एक कांच की बर्तन मेरे हाथ से गिर गई और टूट गई। बस मुझ पे मालकिन चिल्लाने लगी, गालियां दिया जी। अब क्या करे राधा, गालियां तो मुझे भी खाने पड़ती हैं। अगर मेरे एक गेहूं का बोरी को भी छेद हो गया तो बस 100 गालियां खाने पड़ते हैं मेरे साहूकार से। वो मालिक हैं और हम नौकर। नहीं जी, अब मुझसे गाली खाना नहीं हो पाएगा। हमें खुद का कुछ करना चाहिए। लेकिन राधा, हमारे पास खुद का व्यापार करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? ये लीजिए, मैं अपनी मंगलसूत्र और कंगन देती हूँ। इन्हें बेचकर पैसे लेके आइए, बाद में सोचेंगे क्या करना है। जैसे राधा ने बोली, श्याम उन गहनों को बाजार में बेचकर कुछ पैसे लेके आता है। ये लो राधा, अगर भगवान की यही मर्जी है तो हम व्यापार ही करेंगे। वैसे भी हम कौन सा व्यापार करेंगे? चलो हम बाजार जाकर
देखेंगे कि आखिर कौन सा ऐसा व्यापार है जो इस गांव में नहीं है। बाद में दोनों जाकर मार्केट में देखने लगे। वहाँ पर तरह तरह के व्यापार थे, जलेबी वाला, मिर्ची बज्जी वाला, पाव भाजी वाला। लेकिन वहाँ पर पानी पूरी का ठेला नहीं था। ये देखकर राधा बोली, देखिए जी, इस पूरे गांव के मार्केट में पानी पूरी नहीं है, तो क्यों ना हम एक पानी पूरी का ठेला खोलें? हाँ राधा, तुम सच कहती हो। कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे उसे खूब खाते हैं। लेकिन अगर लोगों को हमारे पास आकर खाना है तो हमको कुछ अलग से सोचना पड़ेगा। अरे मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। मेरे पास बचपन का एक तोप का खिलौना है। हम उसमें कोई भी चीज डालेंगे तो उसमें से वो उड़ता हुआ आकर सामने गिरेगा। मैं इससे बहुत अच्छी तरह खेलती थी। जैसे ही राधा ने ऐसा बोली, उस पुराने तोप को बाहर लाते हैं और उसे अच्छी तरह सफाई करते हैं। उसके बाद वह तोप काम करने लगी। उसी दिन को वह पानी पूरी का ठेला भी लगा देते हैं और बाजू में तोप को भी लगाते हैं। आओ भाई आओ, तोप का पानी पूरी खाओ। कैनन पानी पूरी। प्लेट पकड़कर खड़े होने की जरूरत ही नहीं है। हमारा तोप सीधा आपके मुंह में ही डालेगा पानी पूरी को। ये सुनते ही कुछ लोग आकर इकट्ठे हो गए। जैसे ही श्याम ने कुछ पानी पूरी को तोप की नली में रखकर चलाई तो पानी पूरी सीधा एक एक करके जाकर ग्राहकों के मुंह में गिरने लगी। सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा और मजे लेकर खा रहे थे। कुछ ही दिन में तोप पानी पूरी बहुत फेमस हो जाती है। यूं श्याम और राधा पानी पूरी का व्यापार करते हुए खुशी खुशी से रहने लगे। सुंदर नगर में राम और श्याम नामक दो भाई अपनी माँ के साथ रहा करते थे। उन दोनों का कचौरी का कारोबार था। राम बहुत अच्छी कचौरी बनाया करता था और श्याम बहुत अच्छी सब्जी। राम ने घर में ही कचौरी बनाने की एक मशीन लगाई हुई थी। वो उसमें बड़ी खस्ता कचौरियाँ बनाता और श्याम बाजार में अपनी दुकान में सब्जी के साथ उन्हें बेचा करता था। दोनों का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। वे अपनी माँ के साथ बहुत खुश थे। राम की शादी हो जाने के बाद उनकी खुशियाँ और भी बढ़ जाती हैं। नई बहू के घर आने पर उनकी माँ राम से कहती है, बेटा, मैं तो चाहती हूँ कि अब बूढ़ी हो चुकी हूँ मैं। तुम और तुम्हारी पत्नी कारोबार संभालो और शाम को भी संभालो। ये सुनकर राम की पत्नी कहती है, क्यों नहीं माताजी? कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन इतना कारोबार देखकर राम की पत्नी के मन में लालच आ जाता है। वो एक दिन राम से कहती है, अजी सुनते हो, सारा दिन कचौरियाँ बनाते हो आप, और ये शाम सिर्फ दुकान पर खड़ा होकर सारा मुनाफा ले लेता है। नहीं बिमला, ऐसा नहीं है। मुझे मेरे भाई और माँ पर पूरा भरोसा है। मैं सब समझती हूँ, माताजी भी इसी का साथ देती हैं। मैं तो कहती हूँ हमें अपना कचौरियों का काम अलग शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो इनके गुलाम बनकर ही रह जाएंगे। अपनी पत्नी के बार बार कहने पर राम के मन में भी लालच आ जाता है और वो एक दिन अपनी माँ से कहता है, माँ बस बहुत हुआ, अब मैं खुद बाजार में कचौरी बेचा करूँगा। अरे अरे बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? माँ मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं आज से शाम को कचौरी नहीं दूंगा। अगर उसे बेचनी है तो खुद कचौरियाँ बनाकर बेचे। अपने भाई और माँ की बात सुनकर श्याम कहता है, भैया अगर तुम ऐसा चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप खुद कचौरियाँ बेचो। ये लीजिए दुकान की चाबी। माँ चलो, हम कुछ और काम देख लेंगे। चलो श्याम, हमें ही यहाँ से जाना चाहिए, चलो चलते हैं। ऐसा कहकर श्याम और उसकी माँ उनके दूसरे घर में रहने लगते हैं और राम और उसकी पत्नी दुकान में कचौरियाँ बेचने लगते हैं। और इधर माँ श्याम से कहती है, बेटा ये मैंने कुछ पैसे जमा किए थे, बाजार से जाकर एक ठेला खरीद के ले आ, और हाँ कुछ कचौरियों को बनाने का सामान भी ले आ। हम एक बार फिर से शुरुआत करते। जी माताजी। श्याम ऐसा ही करता है। उसकी माँ कचौरियाँ बनाती है और श्याम सब्जी, और वो दोनों बाजार में कचौरियाँ बेचने लगते हैं। राम कचौरी बनाना तो जानता था, लेकिन वो ये भूल गया कि उसको सब्जी बनानी नहीं आती। घटिया सब्जी के साथ कचौरी बेचने के कारण उनके दुकान की बिक्री कम हो गई और इधर श्याम और उसकी माँ के हाथ की बनाई कचौरी और सब्जी धड़ाधड़ बिकने लगी।
अब सभी लोग राम की दुकान से नहीं, श्याम की दुकान से कचौरियाँ खाने लगे। ये देखकर राम को अपनी गलती का एहसास हुआ। राम अपनी पत्नी को लेकर अपनी माँ के पास जाता है और उससे माफी मांगता है। माँ, मुझे माफ कर दो। भाई श्याम, घर वापस चलो। माताजी, मुझे माफ कर दीजिए। राम की माँ उसे माफ कर देती है। श्याम और माँ दोनों वापस घर आ जाते हैं और फिर से पहले की तरह काम करने लगते हैं और वो सभी फिर से खुशहाली से रहने लगते हैं। लालची पाव भाजी वाला। एक गांव में एक मशहूर पाव भाजी वाला था रंगा। वह कई सालों से एक ही जगह ठेला लगाता था। जहां वो ठेला लगाता था वहां हमेशा सुबह शाम पाव भाजी खाने वालों की भीड़ लगी रहती थी। कोई वहां खड़े होकर खाता तो कोई पैक करवा के ले जाता। रंगा के पास इन सालों में काफी धन जमा हो चुका था, लेकिन इतना धन होने के बावजूद भी क्योंकि वह बहुत लालची और कंजूस था, कभी खर्च नहीं करता था और सिर्फ बचत के बारे में ही सोचता रहता था। ये क्या रंगा, तुम्हारा ठेला तो बहुत कमजोर लग रहा है। इसकी जल्दी से मरम्मत करवाओ या नया खरीदो, नहीं तो परेशानी में लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे क्या हुआ है मेरे ठेले को? ठीक तो है। अगर इसे मरम्मत के लिए लेकर गया तो 2-4 दिन काम बंद करना होगा। ना बाबा ना, मुझे अपनी कमाई बंद नहीं करनी। अपने लालच, लापरवाही और कंजूसी के कारण रंगा ना तो मरम्मत करवाता और ना ही अपना काम बंद करता। एक दिन रंगा को एक शादी का ऑर्डर मिला। अरे रंगा, मैंने तुम्हारे पाव भाजी की काफी तारीफ सुनी है। मेरी बेटी की शादी है, तुम्हें वहाँ पे पाव भाजी का स्टॉल लगाना होगा। लेकिन याद रहे, इस टूटे ठेले को लेकर मत आना। ये लो एडवांस पैसे, बाकी जितने चाहिए मुझसे कल आकर ले लेना। लेकिन अच्छा ठेला लेकर आना और सजा धजा कर। मैं शादी में कोई बाधा नहीं चाहता। आप बिल्कुल चिंता न करें सेठ जी, मैं आपके सारे बारातियों को खुश कर दूंगा। और सेठ जी के जाने के बाद रंगा सोचता है, बड़ा आया मुझे सिखाने वाला। मेरा ये ठेला तो अभी 4 साल और चलेगा। हाँ। रंगा ने ऑर्डर तो ले लिया और पैसे भी रख लिए, लेकिन अपने ठेले की मरम्मत नहीं करवाई और उसे ही सजा धजा कर शादी में चला गया। और जब रंगा शादी में बारातियों को पाव खिला रहा था, तभी अचानक ठेला टूटकर जमीन पर गिर गया और जगह जगह उसका सामान फैल गया। सभी इकट्ठा होकर उसे देखने लगे और सेठ जी को बुरा भला कहने लगे। रंगा, वही हुआ ना जिसका डर था। मैंने तुम्हें कहा था और पैसे भी इसीलिए दिए थे कि तुम एक नया ठेला ला सको, मगर तुम तो बहुत ही कंजूस और लालची निकले। निकालो मेरे पैसे वापस। यहाँ तुमने मेरी नाक कटा दी, यह तुमने अच्छा नहीं किया। और अपने लालच, लापरवाही और कंजूसी के कारण रंगा को शर्मिंदा होना पड़ा और सेठ जी को पैसे भी वापस करने पड़े। राम कुमार कमला नगर में अपने परिवार के साथ रहता था। वो बहुत अच्छे गोलगप्पे बनाया करता था। कमला नगर के बाजार में उसकी गोलगप्पे की दुकान थी। उसका काम बहुत अच्छा चल रहा था और सभी लोग उसके गोलगप्पों की बहुत तारीफ करते थे। अरे गोलगप्पे वाले भैया, कल मेरे घर में पार्टी है। 50 लोगों का ऑर्डर दे रही हूँ। कल बहुत अच्छी पानी पूरी खिलानी होगी आपको। आप बिल्कुल फिक्र न करें बहन जी, मैं बिल्कुल ऐसे ही गोलगप्पे बनाऊंगा। राम कुमार अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था, लेकिन अचानक समय ने करवट बदली और कोरोना महामारी के कारण सभी बाजार बंद हो गए। राम कुमार को भी अपनी दुकान बंद करनी पड़ी और वो अपने परिवार के साथ घर में ही बैठकर रह गया। लेकिन वक्त ने फिर करवट बदली। बाजार तो खुल गए, राम कुमार ने अपनी दुकान भी खोल ली, लेकिन अब उसका गोलगप्पे का काम बहुत कम हो गया। उसका गुजारा बहुत मुश्किल से चलता था। लोगों ने गोलगप्पे खाने बंद कर दिए। अरे क्या बात है बहन जी, आज आप गोलगप्पे नहीं खा रही हैं? क्या करें भैया, मन तो बहुत करता है, लेकिन इस कोरोना महामारी के कारण अब गोलगप्पे खाना मुश्किल हो गया है।
लोग साफ सफाई और इन्फेक्शन फैलने के डर के मारे गोलगप्पे नहीं खा रहे थे। राम कुमार रोज परेशान होकर घर वापस आता था तो उसकी पत्नी ने पूछा, बात क्या है, आप परेशान क्यों हैं? क्या बताऊं कमला, लोगों ने गोलगप्पे खाने बंद कर दिए हैं। अब बताओ, मैं अगर हाथ से गोलगप्पे ना बनाऊं तो कैसे बनाऊं? राम कुमार और उसकी पत्नी की बात उनका बेटा चिंटू सुन लेता है, जो कि एक कॉलेज में पढ़ता था। उसने अपने पिता से कहा, पापा आप घबराइए मत, आजकल ऑनलाइन मैंने बहुत अच्छी अच्छी मशीनें बनानी सीखी हैं। देखना, मैं पानी पूरी की भी एक मशीन बनाऊंगा। और चिंटू पानी पूरी की मशीन बनाने में जुट गया। एक रात जब वो सोया हुआ था तभी एक देवी उसके सपने में आई और देवी ने सपने में चिंटू को पानी पूरी की मशीन बनाने की तरकीब बताई। अगले ही दिन से चिंटू मशीन बनाने में जुट गया और 2-4 दिनों में उसने पानी पूरी बनाने की एक मशीन बना डाली और अपने पिता से कहा, पिताजी ये लीजिए पानी पूरी बनाने की मशीन, इसमें आप बिना हाथ लगाए ही लोगों को पानी पूरी खिला सकते हैं। क्या कह रहे हो चिंटू बेटा, क्या ये संभव है? हाँ पिताजी, आप खुद ही देख लीजिए। राम कुमार पानी पूरी की मशीन देखकर हैरान हो गया और अगले ही दिन से उसने वो मशीन अपनी दुकान में लगा ली। आइए आइए गोलगप्पे खाइए, बिना हाथ लगाए सैनिटाइज की हुई मशीन से गोलगप्पे खाइए। सभी लोग उसकी पानी पूरी की मशीन देखकर हैरान हो गए और फिर से गोलगप्पे खाने लगे। अरे शीला, तुम्हें पता है रामू ने गोलगप्पे की नई मशीन लगाई है, उसमें हाथ का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं है। चलो चलो, बहुत दिन हो गए, गोलगप्पे खा कर आते हैं। ये तो तुमने बड़ी अच्छी खबर सुनाई, चलो चलो। और राम कुमार की दुकान पर फिर से भीड़ लगने लगी और इस तरह देवी माँ की बताई हुई तरकीब और चिंटू की कारीगरी से राम कुमार का काम फिर से चल निकला और वे फिर से खुशहाली की जिंदगी जीने लगे। हैदराबादी बिरयानी का नाम सुनते ही दिलो दिमाग में एक अजीब सी खुशबू बस जाती है। हैदराबादी बिरयानी अपने स्वाद के कारण पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। जुगनू की हैदराबाद में चिकन और मटन बिरयानी की दुकान थी। उसकी दुकान में बनती हुई बिरयानी की खुशबू ग्राहकों को उसकी ओर खींच लाती थी। अरे जुगनू भाई, कितनी देर में बिरयानी बनकर तैयार हो जाएगी? बस थोड़ी देर और लगेगी साहब। अरे भाई, हमसे रहा नहीं जाता जुगनू, अब जल्दी से बिरयानी निकाल कर हमें खिलाओ, वरना खुशबू से ही हमारा पेट भर जाएगा। यह सुनकर वहां सभी लोग हंसने लगते हैं। ठीक है साहब, अभी खिलाता हूँ। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक महामारी फैलने की खबर के कारण चिकन और मटन की सप्लाई बंद हो गई, जिसके कारण जुगनू का काम भी ठप होने लगा। जुगनू के पास रखा सारा चिकन और मटन खत्म हो गया। तो उसने अपने ग्राहकों से कहा, देखिए साहब, अब मैं आप लोगों को बिरयानी नहीं खिला सकता, क्योंकि हमें बीमारी की खबर फैलने के कारण चिकन और मटन की सप्लाई नहीं मिल रही है। सभी ग्राहक उसकी दुकान से मायूस होकर लौट जाते हैं। जुगनू अपने घर आता है। जुगनू को उदास देखकर उसके पिता उससे पूछते हैं, बेटा क्या बात है, आज इतने उदास क्यों हो? जुगनू अपने पिता को सारी बात बताता है। जुगनू की बात सुनकर उसके पिता उससे कहते हैं, बस बेटा इतनी सी बात, अरे चिकन मटन नहीं है तो क्या हुआ, सब्जियां पनीर मेवे तो है ना। मैं कुछ समझा नहीं पिताजी। जाओ तुम अभी आराम करो, कल मैं तुम्हारे लिए बिरयानी बनाऊंगा। अगले दिन जुगनू के पिता उसकी दुकान पर जाकर शाकाहारी बिरयानी बनाने लगते हैं और चावल में पनीर, सब्जियां और मेवे डालकर शाकाहारी बिरयानी बनाते हैं, जिसकी खुशबू से लोग फिर से दुकान की ओर खींचे चले आते हैं। जुगनू ग्राहकों से कहता है, आइए आइए स्वच्छ शुद्ध शाकाहारी बिरयानी खाइए, आइए आइए स्वच्छ शुद्ध शाकाहारी हैदराबादी बिरयानी खाइए। लोग बिरयानी खाकर उसकी तारीफ करते हैं। अरे वाह जुगनू भाई, यह तो बिल्कुल चिकन और मटन बिरयानी जैसी लग रही है। हाँ भाई, कुछ भी हो, चाहे चिकन मटन बिरयानी हो या शाकाहारी पनीर बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी का तो स्वाद ही कुछ और है। लालची वड़ा पाव वाला।
भोलापुर गांव में राजू नाम का वड़ा पाव बेचने का एक व्यापारी रहता था। उसकी बीवी वड़ा बनाती थी और वो उसमें पाव डालकर बेचता था। उसका काम अच्छा नहीं चल रहा था। जो भी ग्राहक एक बार उसके पास आता वो दोबारा नहीं आता था। यह देखकर एक दिन राजू ने अपनी बीवी से कहा, मुझे अब समझ में आया कि मेरा धंधा क्यों नहीं चल रहा है। तुम्हें वड़ा बनाना आता ही नहीं है। ये क्या कह रहे हो जी? मैं तो वड़ा ठीक से ही बनाती हूँ। अरे क्या ठीक से बनाती हो? अगर बढ़िया बनाती तो बिकते ना। मुझे एक उपाय सूझा है। याद है वो उमा बहन जिनके घर हम गए थे? उन्होंने कितने अच्छे वड़ा पाव बनाए थे। क्या बढ़िया स्वाद था। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना उन्हें यहाँ बुला लें। इससे उनका भी फायदा हो जाएगा और हमारा भी काम बन जाएगा। बेचारी बहुत मुसीबत में है। राजू गांव गया और उमा बहन से मिला। फिर उसे उसने सारी बातें समझाई। यह सुनकर उमा बहन ने कहा, मैं तो कब से अपने काम को लेकर बहुत परेशान थी। तुम भगवान की तरह आ गए। जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। इसके बाद उमा बहन राजू के ठेले पर वड़ा पाव बनाने लगी। उसके बनाए हुए वड़ा पाव इतने स्वादिष्ट होते थे कि वहां पर लोगों की लाइन लग गई। कुछ ही दिनों में उनका धंधा अच्छी तरह चल पड़ा और काफी पैसे भी आने लगे। राजू मुनाफे का आधा हिस्सा उमा बहन को दिया करता था। यह देखकर राजू की बीवी के मन में ईर्ष्या जागने लगी। एक दिन राजू की बीवी ने राजू से कहा, मैं सोच रही थी एक पकवान बनाने के सिवा ये और क्या करती है। सारा काम तो आपका जमाया हुआ है। पूरा मुनाफा आधा ही उसे दे देते हो। ये ठीक नहीं। तो तुम ही बताओ ना कि हम क्या करें। उसकी देखा देखी मैंने भी सब कुछ सीख लिया है। मुझ पे भरोसा कीजिए, बिल्कुल उसी की तरह बनाऊंगी। अपना घर देख उसकी चिंता छोड़ो। दूसरे दिन राजू ने उमा बहन को अपने काम में हिस्सादारी देने से मना कर दिया और उन्हें कहा कि अब मैं अकेले ही काम संभाल लूंगा। अब हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर उमा बहन ने कहा, तुम्हें जो ठीक लगता है करो भैया, पर एक बात जान लो कि खाने के धंधे में स्वाद ही सबसे ज्यादा अहमियत रखता है और मेरे पकवान खाने से धंधा अच्छा चल रहा है। अरे तुम तो लालची हो गई हो। तुम समझती हो तुम्हारी वजह से मेरा काम चल रहा है। मैंने तुम्हें काम दिया और अब मैं ही तुम्हें काम से निकाल रहा हूँ। जाओ यहाँ से। उमा बहन दुखी होकर वहाँ से चली गई। उसने अपने बचाए हुए पैसों से अपना ही अलग ठेला लगा लिया। उसके बच्चों ने उसे नया ठेला लगाने में मदद की। उमा की मेहनत सफल हुई और उसका काम चल निकला। उसे जमींदार के बेटे की शादी में वड़ा पाव बनाने का ऑर्डर मिला और राजू का धंधा लालच की वजह। सीख, हमें लालच नहीं करना चाहिए। मिर्च के पकौड़े। एक ठेले पर मानव मिर्च के पकौड़े बनाकर बेचता था। उसके यहाँ एक लड़का मोनू भी काम करता था। मोनू 1 साल से मानव के लिए काम करता था। उसे अब काफी काम आ गया था। एक दिन मानव ने मोनू से कहा, मोनू, मैं जरा एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। तुम काम संभाल लेना। हाँ जी, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए, मैं सब संभाल लूँगा। उस दिन मोनू ने देखा कि मानव की तो खूब कमाई होती है। मानव इतना धनवान बन गया है ये काम करके। मैं भी तो अब यह काम सीख गया हूँ। मुझे लगता है मुझे भी अपना काम शुरू कर लेना चाहिए। किसी बहाने से यहाँ से काम छोड़ देता हूँ। अब मोनू कई बार काम में गड़बड़ करने लगा, जिसकी वजह से परेशान होकर एक दिन मानव ने उसे डांटा। क्या बात है मोनू, तुम्हारा ध्यान आजकल काम में नहीं लगता। सही ढंग से काम करो। आप मुझे ऐसे मत डांटिए। अब मैं आपके यहाँ काम नहीं कर सकता। मेरा हिसाब कर दो। हाँ हाँ, ले ले हिसाब। पर कहाँ जाएगा? तुझे कोई और काम तो आता नहीं? हाँ, आता है मुझे काम। यहाँ का सारा काम मैं ही तो संभालता हूँ। देखना, मैं भी अपना एक मिर्च के पकौड़े का ठेला लगा लूँगा।
हाँ हाँ, देखता हूँ कैसे बनाता है मिर्च के पकौड़े। जो मसाले में डालता हूँ वो मैंने किसी को भी नहीं बताया, और उसके बिना कोई अच्छे पकौड़े नहीं बना सकता। उस रात मोनू सोचने लगा, ऐसा क्या है जो मानव मसाले में मिलाता है। फिर वह चुपके से मानव के घर गया और खिड़की से झांकने लगा। मेरा मसाला तो बहुत लाजवाब है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। मनु ने यह सब सुना और चुपके से वो मसाला चुरा लिया। दूसरे दिन मनु ने जब अपना ठेला लगाया तो उसने अपने बनाए पकौड़ों पर वो मसाला डाल दिया। अरे मनु, यह क्या? तुम्हारे कहने पर मैं मानव के पकौड़े छोड़ तुम्हारे पास आया, पर ये पकौड़े तो बिल्कुल ही बेकार हैं। हाँ हाँ, आप ठीक कहते हो, ये पकौड़े तो कड़वे हैं, इन्हें मैं नहीं खा सकता। मानव अपने ठेले पर खड़ा यह सब सुन रहा था और उसने कहा, अरे मनु, यह कोई मसाला नहीं बल्कि काला नमक है, जो अधिक डालने के कारण तुम्हारे पकौड़े कड़वे हो गए। मुझे माफ कर दो मानव, मुझे अपने यहाँ काम दे दो। सीख, नकल और अकल में फर्क होता है।